हेलो, नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने हमारी अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ा था। अभी हमारी पृथ्वी के अंदर जो 3 लेयर हैं, पर्पटी, मेंटल और क्रोड के बारे में, ठीक है ना? तो आज हम पढ़ेंगे शैल और खनिज, जो उस दिन हमारा इस चैप्टर में बाकी रहता था। ये आपके क्लास 7th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है और हमने 11th के एनसीईआरटी से भी इसमें कुछ मतलब कि इसमें कुछ पॉइंट्स को डाला था। 11th के एनसीईआरटी से भी इसको पढ़ा था और आज भी हम वैसा ही करेंगे, कुछ 7th से और कुछ 11th से। तो ये शैल और खनिज पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो आपकी जो 7th के एनसीईआरटी है उसमें खनिजों के बारे में कुछ खास नहीं दिया हुआ है, ओनली शेल्स के बारे में डिफाइन किया गया है। इसलिए मैंने कुछ वहाँ से उठाया है, मतलब एनसीईआरटी जो 11th की है ज्योग्राफी, वहाँ से मैंने लिया है। तो चलिए भैया पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए, ठीक है ना? तो ये देखिए, ये मैंने आपकी 11th की एनसीईआरटी से लिया है। इसमें खनिजों के बारे में थोड़ा डिटेल में दिया गया है और जो हमारी 7th की बुक है ना, उसमें खनिजों के बारे में कुछ नहीं दिया गया है। तो चलिए भाई, ये आपका वहाँ ज्योग्राफी में चैप्टर 5 है, ठीक है ना? एनसीईआरटी में आपको वहाँ भी से पढ़ना चाहिए। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ के जो ऊपर की लेयर है परपटी, वो जो है दो तीन मतलब कि किस से बनी है, वो शैलो से बनी है ना? रॉक्स, इंग्लिश में शैल को रॉक्स और खनिज को मिनरल्स कहा जाता है। और शेल्स किससे बनी होती है? शेल्स बनी होती है मिनरल से, ठीक है ना? यानी कि तो अब हम पढ़ते हैं मिनरल्स क्या होते हैं। पहले हम इसी को समझते हैं, तभी हम आगे खनिजों को पढ़ के ही हम शेल्स को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। इसकी बाहरी परत ये तत्व ठोस रूप में और आंतरिक परत में यही तत्व पिंगलीय अवस्था में पाए जाते हैं। भाई देखो, हमारी जो पृथ्वी की अर्थ मतलब कि हमारी पृथ्वी की जो ऊपर वाली लेयर है परपटी, या जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, वो ठोस रूप से मतलब कि उस पर यही तत्व है। कौन से तत्व है? विभिन्न तत्व। यानी कौन से तत्व? वही जो पृथ्वी के अंदर है, जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा के रूप में है, ठीक है ना? ये जो बताया है कि पृथ्वी के अंदर गर्म और पिघले अवस्था में पाए जाते हैं, तो जो लावा के रूप में पृथ्वी के अंदर है, ठीक है ना? और बाहर वही लावा आके क्या हो जाता है? ठंडा और ठोस हो जाता है, ठीक है? तो वो तत्व पृथ्वी के अंदर से ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ये मिनरल्स हैं, ये खनिज हैं, ये कभी बारिश में बरसे हों, या आपने देखा हो भी बारिश में कभी पत्थर बरस रहे हैं, शैल्स बरसे हैं, कभी नहीं, पानी बरसता है ना। तो ये जो तत्व है ना, हमारी अर्थ के ऊपर जो क्रस्ट बनी हुई है, हमारी जो लेयर है परपटी, इसके अंदर जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं और जो शैलें हैं, वो पृथ्वी के अंदर से ही निकले हैं। यानी कि वो ज्वालामुखी फटते हैं, जो वो लावा निकलता है, या जो ठीक है ना? तो उन सब चीज़ों से ही ये मिनरल्स निकले हुए हैं। पृथ्वी के संपूर्ण परपटी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों, अब ये 8 तत्व जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लौह, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम तथा मैग्नीशियम से बना है। आपको इनके नाम याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, पर आप एक बार समझ लीजिए कि हाँ 8 तत्व हैं। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लौह, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। और बाकी जो बचता है ना 2%, वो है आपका टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकिल, ठीक है ना? 2% में आपके ये हो जाते हैं और बाकी जो है 98% में ये 8 आ जाते हैं, ठीक है? आपकी इस बुक में ये टेबल भी दी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो। पर मैंने इनसे जो क्वेश्चंस जो पेपर में बन सकते हैं ना भाई, ये थोड़ा सा डिटेल चैप्टर है और हमारी 7th के एनसीईआरटी में खनिजों के बारे में कुछ नहीं था और पता नहीं भाई एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बना दी, इसलिए मैंने यहाँ से ये डाला है। अब देखिए, भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व प्राय अलग अलग नहीं बल्कि सामान्यतः एक दूसरे तत्वों, ये क्या कह रहा है कि आपकी जो भूपर्पटी है उस पर जो तत्व पाए जाते हैं वो अलग अलग नहीं बल्कि सामान्यतः एक दूसरे के तत्वों के साथ मिलकर, ठीक है ना, विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं और इन्हीं को खनिजों का नाम दिया है। भाई जो ये एलिमेंट्स, ये तत्व है, जो ये सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, लोह है, फेस्फोरस है, ये ही मिलकर क्या बनाते हैं भाई? कोई तो सिंगल में इन्हीं मतलब कि इनका ही एक या दो को मिलने पर ही खनिज बनता है, ठीक है ना? खनिज जिनको मिनरल्स बोलते हैं। और ये सिंगल भी हो सकते हैं, जैसे कि अब आप देखते हो कि किसी एक या दो सिलिकॉन और, अब हमने पढ़ा था सिलिकॉन और ये आपका एल्यूमिनियम बन गया था तो Cl, ठीक है ना? सिलिकॉन और मैग्नीशियम बना था तो सीमें। तो इसी तरह से जो ये हमारी प्रॉपर्टी की लेयर है ना, ये जो बनी हुई है, इसके अंदर ये खनिज ही हैं, ये मिनरल्स ही हैं। और इन्हीं के सिंगल रूप में भी आपको खनिज मिल जाएगा, जैसे लोहा, जैसे आपका सोना, जैसे आपका एल्यूमिनियम,
ठीक है ना, ये सिंगल रूप में भी मिल जाएंगे, मतलब कि अकेला एक खनिज भी मिल जाएगा और दो खनिजों के कॉम्बिनेशन से भी एक खनिज बनता है। ठीक है ना, दो तत्व जो हैं, दो एलिमेंट्स हैं, ये जो दो तत्व आपस में मिलते हैं तो भी एक खनिज को बना देते हैं। ठीक है ना, खनिज अकेला सिंगल फॉर्म में भी मिलता है, एक प्योर उसका शुद्ध रूप भी मिलता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम वगैरह, सॉरी ये आपका, हाँ, सोना, एल्यूमिनियम, इस तरह से। ठीक है, और दो या तीन तत्व जैसे ऑक्सीजन, ये कैल्शियम, फॉस्फोरस है, ये सब दो या तीन मिलकर किसी नए खनिज का भी निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तो यही खनिज जो है ना, यही हमारे अर्थ की लेयर में मिलते हैं, ऊपर वाली लेयर में। और ये आते कहाँ से हैं? ये जो हमारे अर्थ के अंदर जो मैग्मा होता है ना, वहां से आते हैं। ठीक है, यदि स्थलमंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या अत्यंत कम है, बल्कि यद्यपि स्थल मंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या अत्यंत कम है, लेकिन आपस में उनका संयोजन विभिन्न तरीकों से है, जिसमें खनिजों की अनेक किस्में बनती हैं। अब आपने देखा भाई, 8 हमने मेन एलिमेंट्स पढ़ा था भाई, हमारी प्रॉपर्टी को 8 एलिमेंट्स, मतलब कि ये जो तत्व थे ये बनाते हैं 98% को। ठीक है ना, पर ये ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले मिलते हैं, ये आपस में कॉम्बिनेशन करके इन्होंने बता दिया ना कि जिसमें अनेक खनिज, लेकिन आपस में उनका संयोजन विभिन्न तरीकों से होता है। ठीक है, जिससे अनेक खनिज की किस मतलब कि और नए खनिजों की किस्म मिलती है, किसी एक खनिज को मिला के, जैसे लोहो को मिला के हम मेटेलिक के बहुत सी चीजें बना देते हैं, जैसे सिल्वर बना, ये स्टील बना देते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। और प्योर जो आयरन, लोहा बनता है, लोह तत्व अलग होता है, और लोहा जो बनाया जाता है उसके अंदर कुछ और कंपोनेंट्स डाल के फिर इसे बनाया जाता है। तो वही कह रहे हैं, जिसमें खनिजों की अनेक किस्में बनती हैं, जिससे यानी कि दो जो अलग अलग खनिज मिलते हैं। अब आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कोई एक खनिज है, ये दूसरा, ये तीसरा, इनके कंपोनेंट्स ये आपस में मिलकर तीसरे नए बड़े किसी एक नए बड़े खनिज को बनाते हैं, जिसके अंदर ये तीनों होते हैं। ठीक है ना, ये तीनों खनिज मिलकर किसी एक खनिज का निर्माण करते हैं। इनका तीनों का आपस में संयोजन, जो इन्होंने कहा ना कि संयोजन से नए खनिज की किस्म बनती है। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए, भूपर्पटी कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है भूपर्पटी में। ठीक है ना, और उनको नाम दिया गया है, लेकिन इसमें सामान्यतः उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज समूह से संबंधित होते हैं। मतलब कि हमारी जो प्रॉपर्टी पर अलग अलग यानी 2000 किस्म के खनिज पहचाने गए हैं। कितने? 2000। 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है, पर जो ये 2000 खनिज बने हैं ना, इनका जो बेस है ना, वो मुख्यतः 6 खनिज ही बताए हैं इन्होंने, 6 प्रकार के प्रमुख 6 खनिजों को समूह से संबंधित है। ठीक है ना, यानी ये जो कुछ खनिज ही मिलकर 2000 तरह के खनिज नहीं है। अगर अकेले सिंगल फॉर्म में देखे जाएं तो 2000 तरह के खनिज नहीं है, पर हाँ वो कुछ खनिज है ना, वो ही मिलकर 2000 तरह के खनिजों को बना देते हैं। ठीक है ना, अब जिन शैलों का निर्माण, अब आ जाते हैं भाई, ये तो आप खनिज समझ गए। अब खनिज का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो ही शेल्स को बनाते हैं, शेल्स पार्टिकल होते हैं। यानी कि जिन शैलों का निर्माण शैलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना गया है, जिनको मतलब कि शैलों का जो निर्माण होता है ना, तो शैल का निर्माण कहाँ से होता है? वो खनिजों से ही होता है। अब जो पृथ्वी से मैग्मा बाहर आता है, वो आकर धीरे धीरे जब बाहर ठंडा हो जाता है, तो पृथ्वी के अंदर जो खनिज लिक्विड फॉर्म में थे, वो बाहर हमारे इस एनवायरनमेंट में आके, अर्थ की लेयर पर आकर ठंडे हो जाते हैं। ठीक है ना, तो वो ही खनिज बाहर आकर शेल्स बनाते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। मतलब कि अब आप ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस ऐसा आपसे बहुत इजीली नहीं पूछा जा सकता। ठीक है ना, क्वेश्चंस होगा तो यहीं से, पर उसको थोड़ा सा लेवल उसका डिफिकल्ट बना देंगे। ठीक है ना, पूछेंगे यही चीजें, पर उसको घुमा फिरा के ऐसा कर देंगे कि आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करेंगे और पता करेंगे कि भाई कैसे आप, अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि हम 7th का एग्जाम या 11th का एग्जाम नहीं देंगे, हम एक टीचर का एग्जाम दे रहे हैं, टीचिंग का। तो अब आप देखिए कि पृथ्वी के, अब ये पूछ लिया जाता है कि जो शेल्स हैं वो अर्थ की लेयर पर, हमारी प्रॉपर्टी पर जो शेल्स या खनिज मिलते हैं, उनका मूल स्रोत कहाँ क्या है, कहाँ से आते हैं, या हमारी प्रॉपर्टी को बनाने वाले एलिमेंट्स का मूल स्रोत क्या है। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी शेल्स से बनी, शेल खनिज से बनी, और खनिज कहाँ से आए भाई? लावा से, जो अर्थ के अंदर मेंटल की लेयर में है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है ना, तो वो ही चीज है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा सभी खनिजों का मूल स्रोत है। इस मैग्मा के ठंडे होने पर, ठीक है ना,
यानी कि ये जो मैग्मा ठंडा होता है ना, तो 1 मिनट भाई, थोड़ा-सा ढूँढना पड़ेगा कहाँ है इसका नेक्स्ट पेज। हाँ, तो इस मैग्मा के ठंडे होने पर ही खनिज बनते हैं, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ खनिजों के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या-क्या खूबियाँ होती हैं। जैसे खनिज क्रिस्टल के रूप में होते हैं, इनकी अलग-अलग शेप्स होती हैं, ठीक है ना? विभंजन होता है, खनिज टूटते हैं या खनिजों की सतह चिकनी हो जाती है। ये इस तरह के क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम में आने वाले नहीं हैं। बाकी अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको एक बार बुक में पढ़ सकते हैं। ये तो हो गया आपका खनिजों के बारे में। जो खनिज हैं वो ही शेल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है ना? अब हम खनिजों के बारे में थोड़ा-सा और पढ़ लेते हैं। जैसे खनिज होते हैं ना, वो धात्विक खनिज और अधात्विक, यानी किसी के अंदर धातु होती है, किसी के अंदर धातु नहीं होती है। ये देखिए, धातु और अधातु वाले देख लेते हैं। तो ये देखिए आप, ये आ गया धात्विक खनिज। इसमें धातु तत्व होते हैं तथा इनको 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, ठीक है ना? एक तो होता है धातु तत्व, मतलब जिसके अंदर मेटल हो। ये थोड़ा-सा अटपटा सा टॉपिक है। जिन्होंने आर्ट लिया था उन्होंने साइंस को छोड़ा था, पर वो साइंस इसमें यहाँ आ गई है। अभी देखिए, बहुमूल्य धातु वो हो जाती है जो स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम, ठीक है ना? ये बहुमूल्य धातु जो बेशकीमती, इनकी कीमत ज़्यादा होती है। सोना, चांदी, प्लेटिनम, ठीक है? धात्विक मतलब है तो मेटल, इनके अंदर भी ये भी मेटल ही है, मेटल ही बोला जाता है ना, पर ये किस तरह का मेटल है? बहुमूल्य। अब आ जाती है एक लौह धातु। इसके लौह धातु वो चीज़ें, ये नहीं कि लोहा ही मिलता है, ये रॉ मटेरियल है। लौह धातु जो है ना, ये हमारी क्रस्ट की मतलब कि हमारी अर्थ की लेयर्स जो है क्रस्ट, वहाँ हमें ये रॉ मटेरियल कच्चे माल के रूप में मिलता है। अब हम इससे ही बाद में अपना लोहा और स्टील का निर्माण करते हैं, और लोहा और स्टील का निर्माण करने के लिए ये लोहे में मिलाई जाने वाली है, ठीक है ना? लोह और स्टील के निर्माण के लिए लोहे में मिलाई जाने वाली धातु है ये। कौन सी? लोह धातु। इस लोह धातु को मिलाकर ही हम लोहे और स्टील का निर्माण करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं है कि लोहा बोल दिया तो हमने खाने खोदी और वहीं से लोहे के गाटर और लोहे का मटेरियल या लोहे की टीनें निकाल लाए या चद्दर से निकाल लाए लोहे की, ठीक है ना? ऐसा नहीं है। जो लौह धातु है ना, जो कच्चा माल, जो रॉ मटेरियल, कच्चा लोहा जो हमें मिलता है, हम उसी से घरों के निर्माण में या जो भी मशीनरी बनती है, जो भी चीज़ें बनती हैं, उन्हीं के लिए हम ये लोहा और स्टील उसी से बनाते हैं हम, ठीक है ना? अब आ जाती है अलौहिक धातु। अलौहिक मतलब जिसमें लोहा नहीं होता है। मेटल तो है ये सारी चीज़ें। अब मेटल में सोना चांदी था, इसमें लोह नहीं था, है ना? पर ये क्या थी? बेशकीमती थी। ठीक, फिर आ गई एक लोह धातु। अब आ जाती है अलोह धातु, अलौहिक धातु। अब इसमें क्या है? अलौहिक धातु में इसमें ना तो लोहा है और ना ही ये बेशकीमती है। ठीक है ना? ये ज़्यादा कीमत भी नहीं है इसकी। तो इसमें ताम्र, शीशा, जिंक, टीन, एल्यूमीनियम आदि धातु शामिल है। एल्यूमीनियम आपका, जैसे एल्यूमीनियम के बर्तन मिलते हैं, टीन है, जिंक है, शीशा है, तांबा है, ताम्र, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया आपके धात्विक धातु, जिसमें धात्विक धातुएँ होती हैं जिसके अंदर लोह होता है, मेटल होता है, ठीक है ना? अब आ जाते हैं अधात्विक खनिज पर। अधात्विक खनिज, ये भी खनिज होते हैं पर इनमें धातु नहीं होती। जैसे गंधक है, इसमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते, मेटल नहीं होता इसके अंदर। धातु का मतलब मेटल, ठीक है ना? जैसे गंधक, फास्फेट, नाइट्रेट अधात्विक खनिज है, और सीमेंट भी अधात्विक खनिज है। अब आप देखिए, जैसे ये कुछ फर्टिलाइजर्स में ये खनिज यूज होते हैं, ठीक है ना? जैसे खेतों में खाद वगैरह डालते हैं। और एक सीमेंट है, सीमेंट में आपकी कोई धातु मेटल नहीं है, पर देखिए सीमेंट से काम हो जाता है। जब आपकी घर बिल्डिंग्स बनती हैं, घर बनते हैं, कुछ बनते हैं, तो कितना ठोस हो जाता है ना। तो सीमेंट क्या है? एक अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज सीमेंट है, गंधक, फास्फेट, नाइट्रेट, ठीक है? अब जो खेतों में फर्टिलाइज़र डालते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भई खेतों के अंदर हम कोई धातु थोड़ी डाल रहे हैं कि भई कोई मेटल छिड़काव कर रहे हैं। अगर हमारी फसल अच्छी नहीं होती है तो हम देखते हैं भई कि हमें हमारी मतलब कि जो ज़मीन है उसमें खनिजों की कमी है, उपजाऊपन कम है, तो हम उसमें ये गंधक, फास्फेट, नाइट्रेट जैसे मतलब कि कुछ खनिजों के कॉम्बिनेशन से फर्टिलाइज़र्स तैयार होते हैं, ये खाद वगैरह बोलते हैं, और वो ही खेतों में डाले जाते हैं, ठीक है? तो ये आपके हो गया अधात्विक धातु, सॉरी अधात्विक खनिज और धात्विक खनिज। आपको समझ में आ गया होगा ये तो। धात्विक खनिज के अंदर क्या आ जाता है? जिसमें आ जाता है बहुमूल्य धातु, लौह धातु, ठीक है ना? ये बहुमूल्य धातु, ये लौह धातु और अलोह धातु, 3 किस्म आ गई, ठीक है ना? तो वो कहीं से भी डीपली आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर। तो आपको ये समझना है अच्छे से, और अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अभी देखते हैं, शेल्स पे आ जाते हैं।
शेल्स, शैले क्या है? अब भाई हम शैल को पढ़ रहे थे तब शैलो पे आ जाते हैं कि शैले क्या है, ठीक है ना? तो अभी हमने देखा खनिज। खनिज पहले तो बेसिक खनिज होते हैं कुछ अर्थ के अर्थ की जो हमारी लेयर है यहाँ, और ये सबसे पहली बात कि जो खनिज है वो कहाँ से आते हैं? जो खनिज हैं वो हमारी अर्थ के अंदर से ही आते हैं, मैग्मा से। जो मैग्मा है वो ही खनिजों का मेन सोर्स है। खनिज बारिश में नहीं बरसते, ना ही कहीं से और आते हैं, ठीक है ना? खनिज जो है वो अर्थ के अंदर से आते हैं, मैग्मा के अंदर, हमारी अर्थ के अंदर ही वो लिक्विड फॉर्म में है। और जो मैग्मा बाहर आता है, जो लावा है अर्थ के अंदर वो बाहर आता है, तो उसी से खनिज अर्थ पर पहुंच जाते हैं, हमारे अर्थ की क्रस्ट पर, ठीक है। अब वो खनिज ही मिलकर फिर वो खनिज ही उन खनिजों के ही संयोजन से, संयोजन मतलब उनके आपस में मिक्सचर से या कैसे भी वो उनकी प्रोसेस है, उसी से शेल्स बनती हैं, ठीक है। अब शेल्स बढ़ लेते हैं। अब शेल क्या होती है भाई? शेल होती है एक तरह से मिट्टी, ये जो हमारे हमारे आसपास जितनी भी हमारे अर्थ की लेयर पर मिट्टी के कण दिखाई देते हैं, ऊपरी लेयर है, ये शेल्स से बनी है। अब आपने ये नहीं है भाई ये पढ़ो भाई परपटी में, ये भाई हम भी तो अर्थ पर ही रह रहे हैं ना। अब आप अपने आसपास जो मिट्टी अपने आसपास जो देखते हो, आपकी धरती की जो लेयर आपको दिख रही है जिसमें आप बुआई करते हो, बिल्डिंग्स बनाते हो, हमने घर बना लिए, फर्श डाल लिए, पर उसके नीचे तो लेयर है। और ये जो फर्श डाले इसमें भी तो हमने शेल्स का यूज़ कर रखा है, ठीक है ना? तो क्या है कि हमारे आसपास की जो ज़मीन है ना, उस पर जो कण है, मिट जो पत्थर के टुकड़े हैं, कंकड़ है, जो भी है, हमारी अर्थ की ऊपरी जो लेयर है, ठीक है ना? वो शेल्स से बनी हुई है, ठीक है? तो चलिए अब शेल्स के बारे में और देख लेते हैं। पृथ्वी की परपटी शैल से बनी है, आपको समझ में आ गया, ठीक है? और शैल किससे बनी? खनिजों से। खनिज कहाँ से आए? लावा से, ठीक है? शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। शैल कठोर या नरम विभिन्न तरह की हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। शैल कठोर भी होती है और नरम भी, और उसके रंग भी चेंज हो अलग अलग होते हैं। एक तो ग्रेनाइट पत्थर आपने सुना होगा कितना कठोर होता है। एक तो शैल होता है ग्रेनाइट जैसा, और एक होता है शैल खड़ी जैसा नरम, ठीक है ना? शैल खड़ी एक शैल ये ऐसी होती है शैल खड़ी कि इसको हाथ से भी तोड़ सकते हैं, और ग्रेनाइट इतना टफ होता है कि नहीं टूटता, उसको कटिंग करना पड़ता है मशीनों से। अब ग्रेबो काला तथा क्वार्टज सफ़ेद होता है। अब ये कलर बता दिया कि ग्रेबो जो है वो काले रंग का, और क्वार्टाइजेट होता है ना वो दूधिया सफ़ेद होता है। शैलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, बल्कि जो शैल बनते हैं ना वो कोई निश्चित नहीं होता है कि भाई कौन सा कितना उसके अंदर है खनिज, ठीक है ना? अलग अलग कॉम्पोजिशन होता है। शैलो स्थल आकृति तथा शैलो मृदा के निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्रियों को शैलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक है। चलिए भाई ये आपके लिए नहीं, बस आप ये देख लीजिए कि पेट्रोलॉजी जो है वो शैलो का विज्ञान है, ठीक है ना? तो शैलो का अध्ययन करना कौन होते हैं? कौन सी शाखा होती है? वो पेट्रोलॉजी होती है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब हम अपनी सेवन्थ के एनसीईआरटी पर आ जाते हैं। इसके अंदर क्या है? शैलो के बारे में तो डिटेल बताया गया, पर खनिजों के बारे में नहीं बताया गया, तो हम शेल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए परपटी की जो पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी को बनाने वाली शैलें जो है वो खनिजों से बनी है, ठीक है ना? और खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को, जो खनिज पदार्थों का जो पिंड बनते हैं ना, खनिज आपस में जो जुड़ के पिंड बना लेते हैं, उसी को शैल कहते हैं, ठीक है? बेसिक सी बात है, जो हमारी शैल है वो खनिजों के समूह से बनी है, ठीक है ना? खनिजों के समूह से, और इसके अंदर काफ़ी खनिज आ जाते हैं। शैल विभिन्न रंग आकार की हो सकती हैं, ठीक है? ये बात हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ लेते हैं शैल कितनी तरह की होती है। शैल होती है, ये मेन क्वेश्चन में है। एक तो शैलों की बनावट, और एक शैल कितने तरह की होती है। शैल मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। आग्नेय जिसको इग्नियस इग्नियस बोला गया है, फिर अवसादी जिसको इंग्लिश में सेडिमेंट्री, और कायांत्रित जिसको इंग्लिश में मेटामॉर्फिक, ठीक है? अब हम तीनों को पढ़ते हैं। देखिए द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, और इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। सीधी सी बात है, और इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। जब आपका मैग्मा होता है ना, मान लीजिए ये आपका ज्वालामुखी है, अब यहाँ से जो मैग्मा निकल रहा है, ठीक है, ये मैग्मा निकल गया, अब ये बाहर से आया, ये गर्म होता है, और फिर ये बाहर आके जब ठंडा हो जाता है ना, ये मैग्मा आपका ठंडा होके ये जो शैल बनती है ना, इसी को आग्नेय या इग्निश। अब इग्निश आग्नेय इसका मतलब ही होता है आग, आग से बनी, यानी कि जो अंदर से गर्म आ रहा है लावा, आग आ रही है, उसी के ठंडा होने से जो लावा बाहर आता है वो अर्थ की फर्स्ट लेयर पर आकर, यानी कि हमारी परपटी पर आकर ठंडा हो जाता है, ठीक है ना? इसी से ये शैल बनती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। द्रवित मैग्मा जब ठंडा हो जाता है, यानी कि
गर्म मैग्मा अर्थ की बाहर आता है हमारी पृथ्वी पर और वो ठंडा हो जाता है, तो उससे जो शैल बनती है उसे आग्नेय शैल बोलते हैं और इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। प्राथमिक शैल मतलब जो आगे की जो 2 शैलें हैं ना, वो इसी शैल से ही बनती हैं। पहले बनेगी आग्नेय शैल और आग्नेय के बाद जो शैलें बनेंगी, जो हमारी ये अवसादी और सेडिमेंट्री शैल थी, ये जो बनती है ना, ये भी आग्नेय से ही बनती हैं। पर आग्नेय इनका बेस है, जो इग्नियस शैल है ना हमारी, ये इग्नियस शैल है, ये उन 2 शैलों का बेस का काम करती है। तो ये हमारी पहली शैल है प्राथमिक शैल। अब ये जो आग्नेय शैल है ये भी 2 तरह की होती है। एक होती है अंतर्भेदी शैल और एक होती है बहिर्भेदी शैल। ठीक है? अब आप इनको और समझ लेते हैं। भई ये 2 टाइप्स किसके हैं? आग्नेय शैल के हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। एक अंदर और एक बाहर, सीधे से नाम से ही पता चल रहा है। अब इसको और देख लेते हैं। अब लावा बाहर तो आके ठंडा हो गया, तो हो गई बहिर्भेदी। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह द्रवित मैग्मा ही लावा है। जो लाल द्रवित मैग्मा होता है वो ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। ठीक है? जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होता है ना, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस बनता है, तो इस प्रपट्टी पर इस प्रकार बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। सीधा सा है भाई, बहिर्भेदी यानी बाहर। बाहर जो लावा आकर ठंडा होता है, ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा बाहर आकर ठंडा होता है, वो बनाता है बहिर्भेदी आग्नेय शैल। ठीक? इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, ठीक है? दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। अब हमारा जो दक्कन का पठार है ये कहाँ से बना है? जो हमारे साउथ में है, वो जो दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट शैलों से बना है और वो लावा के बाहर आकर ठंडा होने से ही बना है। ठीक है? अब आ जाते हैं, द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पट्टी की गहराइयों में भी ठंडा हो जाता है और इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। अब ये दो, एक चीज और समझिए। अब ये आपको समझ नहीं आया होगा कि भूपर्पट्टी की गहराई में कैसे ठंडा हो गया, तो ये देखिए। अभी मैं आपको इसी पे थोड़ा रफली नहीं, यहाँ बना के दिखाती हूँ, थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ देखिए आप, ठीक है? अब आप ये देखिए, ये जैसे कि कोई यहाँ से, ये अर्थ की यहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है, ठीक है? 1 मिनट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। यहाँ देख लीजिए। हाँ, ये आपका ज्वालामुखी निकल रहा है यहाँ बाहर, ठीक है? यहाँ से जो लावा निकल रहा है। अब ये जो बाहर आ रहा है ना, वो तो आपका हो गया। अब यहाँ से ये निकल रहा है, यूँ बाहर। जो बाहर आकर ठंडा हो रहा है वो तो बहिर्वेदी शैल होगी, पर ये लावा इधर साइडों में थोड़ा-सा, ये थोड़ा-सा स्पेस कम है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। 1 मिनट, ये यहाँ देख लीजिए, ये ऐसे, ठीक है ना? अब ये जो लावा है ये यहाँ से जा रहा है ऐसे, पर ये जो साइडों में अर्थ के अंदर ही थोड़ा स्पेस, थोड़ी दरारें सी होती हैं हमारे अर्थ के अंदर ही, वो लावा निकलते निकलते यहाँ आ गया, फिर यहाँ ऐसे करके साइडों में थोड़ा सा जम जाता है, ठीक है ना? तो जब साइडों में घुस जाता है, कहीं जगह स्पेस होता है, लावा बाहर निकलते निकलते भाई लिक्विड फॉर्म में है, जहाँ जगह मिलेगी पानी तो वहीं चला जाता है, तो उसी तरह से ये भी पानी की जितना लिक्विड नहीं होता, पर हाँ पतला होता है। तो जहाँ इसे स्पेस मिलता है ना, वो उसी साइड जाके जम जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना? अंदर चला जाता है और फिर बाद बाहर की तरफ आता है, ऐसे अंदर जाएगा और बाहर आएगा। तो जो अंदर रह गया ना और अंदर रुक कर जो जम गया, यहाँ देखिए, जैसे कि आप समझने की कोशिश कीजिए, जो साइडों में जैसे अब लावा बाहर आ रहा है, अब इसे यहाँ थोड़ी जगह मिल गई तो पहले ये इधर ही फैलेगा, फिर आगे जाएगा। यहाँ जगह मिल गई तो ये इधर फैलेगा, फिर आगे जाएगा। यहाँ जगह मिल रही है तो अंदर ही फैल जाएगा, बचेगा आगे जाएगा। तो जो साइडों में फैल जा रहा है ना, जहाँ इसे थोड़ा बहुत भी स्पेस मिल रहा है, जैसे दरारें मिल रही है अर्थ के अंदर, थोड़ा भी कहीं खालीपन है हल्का भी, अंदर ही वो वहाँ अंदर बढ़, उसके अंदर घुस जाता है और वहीं ठंडा हो जाता है अर्थ के अंदर ही। और ये आया बाहर, क्योंकि ये इसकी अर्थ की बाहर आने वाला इसका जो मुख होता है ना, वो है लावा का, सॉरी ज्वालामुखी का। तो ज्वालामुखी से जो बाहर निकल के जम गया वो तो बहिर्वेदी शैल हो गया, ठीक है ना? बहिर्वेदी आग्नेय। और जो अर्थ के नीचे ही, भाई अर्थ के नीचे ही, अर्थ की लेयर्स में कहीं अंदर ही होता, तो क्रस्ट के अंदर ही है ये, क्योंकि मेंटल से तो लावा स्टार्ट हो जाएगा। मेंटल के ऊपर जब क्रस्ट से निकलता है 35 किलोमीटर का जो एरिया है, वहीं जब इसको कुछ जगह मिल जाती है जहाँ वो अंदर घुस के ठंडा हो जाता है ना, वहीं तो वो जो शेल्स बनती है वो ठंडा तो होगा धीरे धीरे, बाहर आएगा वो तो स्पीडली ठंडा हो जाएगा। अंदर तो धीरे धीरे थोड़ा टेम्परेचर टाइम लेगा, जब नीचे आता है, डाउन आता है टेम्परेचर, तो अंदर थोड़ा टाइम लेके ठंडा होता है। तो जो अंदर शेल्स बनती है ना, वो होती है अंतर्भेदी आग्नेय शेल्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
चलिए भई आगे चलते हैं। अब आग्नेय शेल्स आपको समझ आ गई। अंतर्भेदी बाहर भेदी होती है, वो बहुत महीन दानों वाली होती है, ठीक है ना? क्योंकि वो जल्दी ठंडी होती है। चलिए अब देखते हैं धीरे-धीरे ठंडा होने के कारण, अब जो चीज़ जल्दी ठंडी हो रही है, वो तो महीन दाने, और धीरे-धीरे ठंडा होता है ना अंदर, तो ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। और ग्रेनाइट इसी शैल का उदाहरण, ये ध्यान रखिएगा। ग्रेनाइट जो है, वो आपके अंतर्भेदी शैलों का उदाहरण है, ठीक है ना? जैसे मसालों का दानों का चूर्ण बना, जो आपकी चक्कियों में लगता है पत्थर, जैसे आटा पीसने वाली चक्कियाँ होती हैं, मसाला पीसने वाली चक्कियाँ होती हैं, जो दानों का चूर्ण बना देती है, पाउडर बना देती हैं, जिसके लिए अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वो ग्रेनाइट के ही बने होते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। अब आज ये तो हो गया आपका आग्नेय शैल। अब आ जाते हैं आपके अवसादी सेल। अवसादी सेल जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, अवसाद यानी कि छोटे-छोटे टुकड़े, कण वगैरह, ठीक है ना? जैसे शैल के लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकराकर छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, इन्हीं कणों को अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद हवा, जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ठीक है? अब आप समझिए, जब यही जो चट्टानें बन गई, आग्नेय चट्टानें अब बन गई हैं, ठीक है ना? ना सॉरी, आग्नेय शेल्स बन गई हैं, हमारी अर्थ की लेयर के ऊपर है ये। अब जैसे तेज़ बारिश हो रही है, तो बारिश का इम्पैक्ट पड़ेगा उन पर, वो टूटेंगी। थोड़े-थोड़े उसकी बारीक कण, ऐसा तो नहीं है कि पूरी की पूरी टूट जाएगी, पर बारिश अगर तेज़ होती है, बहुत मूसलाधार बारिश होती है, तो क्या होता है, उस वो लुढ़क कर, चटक कर, जैसे लुढ़क चटक कर, धूप ज़्यादा पड़ी तो उसमें दरारें आ जाती हैं, तो चटक जाती हैं। तेज़ बारिश हो रही है तो टूट जाती है। आपस में एक-दूसरे से भी टकरा कर टूट जाती हैं। तो इस तरह से उनके छोटे-छोटे टुकड़े जो होते हैं ना, उन्हीं को अवसाद कहा गया है। जो कण होते हैं, उन्हीं को अवसाद कहा गया है, और उन्हीं कणों को बाढ़ का पानी, हवा, जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा देते हैं, और वो जमा होते रहते हैं। जैसे बाढ़ आती है तो नदियाँ ऊपर से आती है पानी लेके पहाड़ों से, तो वो अपने साथ क्या अवसाद, है ना, मिट्टी के कण, गाद वगैरह लेके नहीं आते हैं, तो वो क्या होती हैं, वो कोई बारिश में थोड़ी बरसते हैं मिट्टी के कण अवसाद, वो पहाड़ों पर से जैसे स्पीड में आती हैं, है ना, फोर्स लगता है, घर्षण होता है उनका, जब उन पर बल लगता है, तो पत्थरों के टुकड़े, मिट्टी के टुकड़े, कण, कुछ भी जो मटेरियल्स वो अपने साथ लेके आती है, उन्हीं को अवसाद कहा गया है। और उन्हीं को लाकर जमाती रहती है। एक साल जमा दिया, दूसरी साल लेयर फिर लेके आई, जमा दिया। इसी तरह से बारिश तेज हो, आंधी आंधी अगर चलती, बहुत तेज आंधी हवा चलती है, तो क्या होता है कि वो अपने साथ भी इन्हीं को, अब पहाड़ को तो उड़ा नहीं सकती, पर पहाड़ पर जो छोटे छोटे, अब हम एक ही जगह पर, आप देख लीजिए ना, बारिश हुई, वो टुकड़े वहां से अलग हो गए, ज्यादा धूप पड़ी, उससे उसकी नमी सोख गई है उसमें, भाई ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से भी उनमें वो चटक गए हैं, अलग हो गए हैं छोटे-छोटे उसके कण। तो वो क्या होते हैं, उन सबको आँधी, हवा तेज़ चलती है, वो अपने साथ उड़ा के ले आती है, और जहाँ भई वो आके ठहरेगी, वो वहीं उनको छोड़ देगी। ठीक है ना? तो इस तरह से अवसाद बनते हैं, और ये जो अवसाद हैं, वो जब एक जगह, एक परत के ऊपर दूसरी परत चढ़ती रहती है ना, तो उन्हीं को अवसादी सेल कहा गया है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना हुआ है। अब रेत ऊपर-नीचे जमा होती रहती है। इन्हीं शैलों में में पौधे, जानवर, अब एक परत जमा हो गई, अब कोई जानवर मर गया, वो वहीं पर गिरा हुआ है, उसके ऊपर दूसरी परत चढ़ जाएगी। मान के चलिए कोई पौधे हैं, उनके पत्ते हैं, उनके तने हैं, जो भी हैं, जो भी जीवाणु हैं, उन्हीं के ऊपर, मतलब कि जो हमारी एक शैल के ऊपर दूसरी शैल चढ़ती रहती है, यानी कि एक के ऊपर दोबारा कुछ आंधी आई, तूफान आया, रेत मिट्टी जम गई, चढ़ गया, ऐसे इस तरह से काफ़ी सालों की प्रोसेस है। ऐसा नहीं साल 2 साल की प्रोसेस है, काफ़ी लंबे टाइम की प्रोसेस होती है, और उसके अंदर ही वो एनिमल्स भी दब जाते हैं, तो उनके जीवांश भी उसी के अंदर रह जाते हैं। उसी से तो बाद में अपना ये कोयला, पेट्रोल वगैरह ये बनते हैं, ये जीवाश्म ईंधन जिनको बोलते हैं, ठीक है ना? तो आग्नेय शैल से ही अवसादी शैलें बनती हैं, इसलिए तो उसको आग्नेय शैल को प्राइमरी शैल कहा था, कि आग्नेय से ही अवसादी बनी, ठीक है ना? कायांतरित शैलों, और जो फिर अवसादी सेल, जैसे अभी अवसादी सेल है, अभी लेयर पे लेयर बन रही है, ठीक है? पर जब अवसादी शैलों के ऊपर से तो प्रेशर, भी लेयर के ऊपर लेयर बन रही है, उस पर प्रेशर बनता जा रहा है, और नीचे से जो मैग्मा है, मेंटल में नीचे से मैग्मा का क्या होता है, जो मैग्मा है नीचे से, वो ताप उसका हीट आती रहती है मैग्मा की, ऊपर से प्रेशर होता है, भाई एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आ रही है। अब यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिए, ये मान लीजिए छोटे-छोटे पार्टिकल्स, ये एक लेयर बन गई। अब इसमें एनिमल्स भी आ गए, पेड़-पौधे कुछ गिर, किसी के जीवांश में थे। नेक्स्ट ईयर फिर एक लेयर बन गई, ऐसे। फिर आगे फिर दोबारा नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या है कि दोबारा जब भी प्रोसेस होती है, फिर लेयर आ गई। ऐसे काफ़ी लेयर्स बन जाते हैं। तो लेयर्स बनने से ऊपर से तो क्या लग रहा है? आपका प्रेशर लग रहा है ना? दाब लग रही है, और नीचे से क्या आ रहा है? लावा का हीट आ रही है। नीचे से हीट आ रही है, ऊपर से
प्रेशर आ रहा है। तो हीट और प्रेशर यानी कि तापमान और दबाव, इन सब चीज़ों से आप यहाँ देख समझ पा रहे हैं आप लोग? नीचे से तो गर्मी है, अर्थ के अंदर की गर्मी है, ऊपर से प्रेशर है, दबाव है। तो इन सब चीज़ों से जो ये अवसादी शैल्स थी ना, ये ही अपना रूप चेंज करके कायांतरित बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? कायांतरित शैलें बन जाती हैं। आग्नेय से अवसादी बनी, आग्नेय शैलों के अवसाद जो टुकड़े थे चटक-चटक कर एक जगह इकट्ठे होते गए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, वो हो गई अवसादी सेलें। और यही अवसादी सेलों पर जब ऊपर से प्रेशर आएगा, नीचे से हीट ताप जाएगी, नीचे से ताप बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ऊपर से दबाव आ रहा है, तो यही अवसादी सेलें कायांतरित सेलों में बदल जाती हैं, ठीक है? उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। जो चिकनी मिट्टी और स्लेट है ना, वो चूना पत्थर और संगमरमर में बदल जाते हैं, ठीक है ना? अब ये देखिए शैल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, इमारत बनाने के लिए किया जाता है, आपको पता ही है। ठीक है ना? जैसे हमारा ताजमहल है, लाल किला है, ये क्या है? शैलों से बने ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है ना? ये दिखा रखा है कि जो हमारा ताजमहल वो सफ़ेद संगमरमर से बना है और लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, चलो भई ये छोड़िए, अब शैल चक्र को देख लेते हैं। ये शैल चक्र ही दिखा रखा है। अब देखिए, यहाँ ये आपका मैग्मा, मैग्मा से बन गई आपकी आग्नेय शैल, ठीक है ना? ये आग्नेय शैल बन गई, जैसे मैंने समझाया था। अब आग्नेय शैल की ये आ गए अवसाद। इन अवसादों पर धीरे-धीरे लेयर, लेयर, लेयर चढ़ती रहती है अवसादों की, तो फिर बन गई अवसादी सेलें। और अवसादी सेलों को जब हीट और प्रेशर झेलना पड़ता है, तो क्या बन गई वो? कायांतरित शैल बन गई। और कायांतरित शैल फिर वापस मैग्मा बन जाती है। बस ये बात समझ लीजिए आप। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब वो कायांतरित शैल मैग्मा कैसे बनेंगी? तो कायांतरित शैलें क्या होता है कि ऊपर से प्रेशर इतना होता है, नीचे से हीट, तो कई बार क्या होता है कि वो प्रेशर से अर्थ में जो लावा होता है ना, उसी में यानी कि अर्थ के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती रहती है, हमारी चट्टानें मतलब कि हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, विवर्तनिकी जो होती है प्लेटों की हलचल होती रहती है। अब प्लेट्स क्या करती हैं, थोड़ा खिसक जाती हैं। तो जो ऊपर प्रेशर होता है उससे जो ये कायांतरित शैलें जो है ना, वो नीचे की तरफ चली जाती हैं। और जब वो नीचे चली जाती हैं तो नीचे क्या है? लावा। और वो लावा के अंदर जाकर उसी में पिघल जाती हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से कायांतरित शैलें वापस से मैग्मा भी बन जाती हैं, ठीक है ना? अब आप यहाँ देख लीजिए एक बार इसको। हाँ जी, यहाँ समझा देती हूँ। देखिए, अब ये अवसादी शैलें थी, ये बन गई कायांतरित, ठीक है? लेयर्स, लेयर्स, लेयर्स बन के कायांतरित हो गई। पर नीचे क्या है? नीचे तो लिक्विड मैग्मा है आपका। अब यहाँ से प्लेटें, एक प्लेट इधर, इधर प्लेटें मूवमेंट करती रहती हैं। जैसे ही प्लेटें सरक गई, तो ये जो है ना, ये लावा के पास हीट में पहुँच जाएगी, ठीक है ना? और जैसे ही ऊपर से वो नीचे जाएगी हीट में, तो वो क्या हो जाएगी? नीचे आके यहाँ पिघल जाएगी। इसके अंदर लावा में मिक्स हो जाएगी वापस, ठीक है ना? तो आपके इस चैप्टर में भई यही समझाया गया था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको शैल चक्र वगैरह कुछ ये समझ में आया होगा कि मैग्मा से आपकी आग्नेय शैल से आपके ये आप देख लीजिए, जो मैग्मा है इससे आपके आग्नेय से आपके अवसाद बने, ठीक है ना? दिख रहा होगा शायद। अवसादों से आपके अवसादी चट्टानें बनी और अवसादी चट्टानों ने हीट और ताप झेला तो कायांतरित, और कायांतरित वापस से मैग्मा बन जाती हैं, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू।